आज हम एक ऐसे शख्स और एक ऐसे आंदोलन की कहानी में उतर रहे हैं जिसके नाम का मतलब ही है महान हंगामा या द ग्रेट टमल्ट। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा और उनके उलगुलान की। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो सिर्फ तारीखों का ब्यौरा नहीं देते, वो एक पूरी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जो खत्म होने की कगार पर थी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये महसूस करना है कि वो सब क्यों हुआ। कैसे एक 20-21 साल का नौजवान अपने लोगों के लिए धरती अब्बा और फिर भगवान बन गया। और ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है। ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह नहीं था। ये अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी पहचान और अपने जीने के तरीके को बचाने की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसकी गूंज आज भी भारत के कई हिस्सों में सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शब्द उलगुलान से ही एक बेचैनी और विद्रोह की आहट महसूस होती है। हमारे स्रोतों के मुताबिक इसकी शुरुआत 1895 के आसपास हुई, लेकिन कोई भी विद्रोह एक दिन में तो शुरू नहीं होता है ना। इसके पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा और दर्द रहा होगा। वो क्या था? समझने के लिए हमें उस व्यवस्था को समझना होगा जिसे तोड़ा जा रहा था। वो थी खूंट कट्टी व्यवस्था। खूंट कट्टी, ये शब्द मैंने पहले भी सुना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसे थोड़ा और खोलें। ये सिर्फ खेती का एक तरीका तो नहीं रहा होगा? नहीं नहीं, ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये जीने का एक तरीका था। आप सोचिए, एक ऐसा समाज जहां जमीन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे कबीले की होती है। सब मिलकर जंगल साफ करते हैं, खेत बनाते हैं और मिलकर ही फसल का इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी का मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। ये उनकी पहचान का आधार था। यानी एक तरह की कम्युनल ओनरशिप। और फिर इस तस्वीर में अंग्रेज, जमींदार और साहूकार आते हैं। हाँ, और वो अपने साथ एक पूरी तरह से अलग दुनिया लेकर आते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें हर चीज खरीदी और बेची जा सकती है, जिसमें जमीन बस एक कागज का टुकड़ा है। उन्होंने इस खूंटकटी व्यवस्था को तोड़ना शुरू किया। जमीन पर भारी लगान लगा दिया गया। जो आदिवासी कभी जमीन के मालिक थे, वो अचानक किराएदार बन गए। और अगर वो लगान नहीं दे पाए तो साहूकार उन्हें कर्ज देते थे और उस कर्ज के जाल में उनकी जमीनें वो हड़प ली जाती थी। और सबसे अपमानजनक थी बेगारी की प्रथा। बेगारी मतलब जिनकी जमीनें थीं, उन्हीं को अपनी ही जमीन पर बिना किसी मजदूरी के जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया जाता था। ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान पर रोजाना किया जाने वाला हमला था। और इसी के साथ ईसाई मिशनरी भी थे जो उनकी संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये एक चौतरफा हमला था, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सब कुछ। ऐसे में जब बिरसा मुंडा ने 1895 में खुद को भगवान का दूत घोषित किया, तो ये सिर्फ एक धार्मिक दावा नहीं रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम था। बहुत बड़ा। उस वक्त जब उनके लोग हर तरफ से कूट रहे थे, उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उन्हें उम्मीद दे सके। बिरसा मुंडा ने वही किया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें इस कलयुग से निकालकर सतयुग में ले जाएंगे, जहां कोई शोषण नहीं होगा, कोई जमींदार नहीं होगा और जमीन वापस उनकी होगी। उन्होंने एक नए धर्म बिरसाइत की भी शुरुआत की। भगवान का दर्जा देकर उन्होंने अपने लोगों को एक ऐसी ताकत के नीचे एकजुट कर दिया जिसे अंग्रेजी हुकूमत चुनौती नहीं दे सकती थी। ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब अगर दुश्मन आपको पिछड़ा समझता है, तो आप अपना एक भगवान, अपना एक धर्म खड़ा कर दो जो बाहरी ताकतों को सिरे से खारिज कर दे। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ ऐलान नहीं किया, उन्होंने एक पूरा ढांचा तैयार किया। ये कोई भीड़ का आंदोलन नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि ये एक बेहद संगठित आंदोलन था। अपनी समानांतर सरकार जैसी व्यवस्था थी। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। एक 21-22 साल का लड़का वो इतना बड़ा संगठन कैसे खड़ा कर सकता है? क्या वो ये सब अकेले कर रहे थे? नहीं, वो एक बेहतरीन संगठनकर्ता थे। वो जानते थे कि आंदोलन को चलाने के लिए अलग अलग विभागों की जरूरत होगी। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधारों का काम सोमा मुंडा को सौंपा। राजनीतिक मामलों के लिए दोनका मुंडा को प्रमुख बनाया गया और सबसे अहम, सैन्य मामलों के लिए उन्होंने गया मुंडा को अपना सेनापति नियुक्त किया। वाह, मतलब एक धार्मिक विंग, एक पॉलिटिकल विंग और एक मिलिट्री विंग। ये तो किसी आधुनिक गुरिल्ला आंदोलन जैसा लगता है। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये तो एक राज्य के भीतर दूसरा राज्य बनाने की कोशिश थी। बिरसा सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे, वो एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था का सपना देख रहे थे। आपने बिल्कुल सही समझा, वो एक नया मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। वैसे दस्तावेजों में एक दिलचस्प जिक्र उनके गुरु आनंद पांडे का भी है। वो एक वैष्णव प्रचारक थे। ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि एक आदिवासी नेता का गुरु एक वैष्णव हिंदू हो, लेकिन शायद इसी वजह से बिरसा के शुरुआती आंदोलन में सुधारवाद पर जोर था। और वो जो गीत है कटोंग बाबा कटोंग, उसका क्या मतलब था?
अक्सर ऐसे आंदोलनों के अपने नारे होते हैं ना। हाँ, ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये एक तरह का आह्वान था। इसका मोटा मोटा मतलब था काटो बाबा काटो। शुरुआती दौर में इसका मतलब शायद सामाजिक बुराइयों को काटना रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन उग्र होता गया, इसका मतलब यूरोपीय लोगों और बाहरी जमींदारों को काटना या भगाना हो गया। ये गीत ये आंदोलन के बदलते हुए मूड का प्रतीक है, सुधार से क्रांति की तरफ। जाहिर है अंग्रेजी हुकूमत इस राज्य के भीतर राज्य को चुपचाप तो नहीं देख रही होगी। उन्होंने कब कार्रवाई की? बहुत जल्दी, आंदोलन शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर 24 अगस्त 1895 को मेयर्स नाम के एक पुलिस अफसर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज समझ गए थे कि ये चिंगारी अगर फैल गई तो बुझाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि नेता को पकड़ लो, आंदोलन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। नेता की गिरफ्तारी आंदोलन को और भड़का देती है। वो कितने समय तक जेल में रहे? लगभग 2 साल तक हजारीबाग जेल में बंद रहे, और उन 2 सालों ने एक सुधारवादी बिरसा को एक क्रांतिकारी बिरसा में बदल दिया। उन्होंने जेल में अंग्रेजी राज की ताकत और उसकी कमजोरियों को और करीब से देखा होगा। उन्हें समझ आ गया होगा कि सिर्फ प्रार्थनाओं से यह साम्राज्य जाने वाला नहीं है। और फिर वो रिहा हो गए? हाँ, और रिहाई की वजह भी बड़ी मजेदार है। 30 नवंबर 1897 को उन्हें छोड़ा क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाई जा रही थी। इस मौके पर बहुत से कैदियों को रिहा किया गया था। विडंबना देखिए, जिस साम्राज्य का जश्न मनाया जा रहा था, उसी जश्न ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक को फिर से आजाद कर दिया। और इस बार बाहर आके वो पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हुए होंगे। कहीं ज्यादा। रिहा होने के बाद वो शांत नहीं बैठे। वो जंगलों में घूम घूम कर अपने लोगों को फिर से इकट्ठा करने लगे। इस बार उनका संदेश साफ था, अब सिर्फ सुधार नहीं, सीधा टकराव होगा। और उन्होंने टकराव के लिए जो दिन चुना, वो भी अपने आप में एक संदेश था। 25 दिसंबर 1899, क्रिसमस का दिन। क्रिसमस का दिन, ये तो सीधा सीधा ब्रिटिश सत्ता के दिल पर हमला करने जैसा था। एक बहुत ही सोचा समझा संकेतिक कदम। बिल्कुल। उस दिन और उसके बाद के कुछ दिनों में बिरसा के साथियों ने थानों, चर्चों और अंग्रेजों के वफादार जमींदारों पर हमले शुरू कर दिए। ये उलगुलान का दूसरा और सबसे हिंसक दौर था। इस बार अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए। अब बिरसा सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं थे, बल्कि एक घोषित बागी थे। तो अब अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी होगी। पूरी ताकत। 3 फरवरी 1900 को सरकार ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपए के इनाम की घोषणा की। उस जमाने में 500 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती थी। ये दिखाता है कि बिरसा अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। और इतिहास हमें बताता है कि जब इतना बड़ा इनाम रखा जाता है तो कोई ना कोई लालच में आ ही जाता है। बड़े बड़े आंदोलन बाहरी ताकत से ज्यादा अंदरूनी धोखे से हारे हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। हमारे स्रोत इस कड़वी सच्चाई को साफ साफ लिखते हैं। बंदगांव के वीर सिंह महली और उसके कुछ साथियों ने इसी 500 रुपए के इनाम के लालच में बिरसा के साथ विश्वासघात किया। जब बिरसा चक्रधरपुर के जामकुपाई जंगल में सो रहे थे, तब इन लोगों ने खबर देकर उन्हें धोखे से पकड़वा दिया। ये सुनना हमेशा तकलीफ देता है। एक महान विद्रोह का अंत एक छोटे से विश्वासघात से हुआ। और फिर जेल में उनका क्या हुआ? उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था, लेकिन मुकदमे का फैसला आने से पहले ही 9 जून 1900 को सिर्फ 25 साल की उम्र में जेल के अंदर उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उनकी मौत हैजा से हुई। लेकिन क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? बहुत से लोग इस पर शक करते हैं। उनका मानना है कि शायद उन्हें जहर दिया गया था या जेल की प्रताड़ना से उनकी मृत्यु हुई। सच जो भी हो, उस समय रांची के उपायुक्त स्ट्रेटफील्ड थे और उनकी निगरानी में ही बिरसा मुंडा की कहानी खत्म हो गई। तो एक तरह से देखे तो आंदोलन कुचल दिया गया, नेता की मौत हो गई। तो क्या ये सब बेकार गया? इतनी बड़ी लड़ाई, इतने लोगों के बलिदान का हासिल क्या हुआ? अगर हम सिर्फ तात्कालिक नतीजों को देखें तो हाँ, विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया है। लेकिन अगर हम दूर तक देखें तो ये आंदोलन बिल्कुल भी नाकाम नहीं था। बिरसा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और उन्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। जैसे कि? पहला बदलाव तो प्रशासनिक था। अंग्रेजों को समझ आ गया कि वो इस इलाके की समस्याओं को और नजरअंदाज नहीं कर सकते। नतीजा ये हुआ कि 1902 में गुमला को और 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। ये उस इलाके को एक प्रशासनिक पहचान देने जैसा था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो जमीन का था।
आंदोलन की जड़ तो वही खूंट कट्टी थी, क्या उस पर कोई असर पड़ा? उसी पर सबसे बड़ा और ऐतिहासिक असर पड़ा। अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि आदिवासियों के जमीनी हक को नजरअंदाज करना भविष्य में और भी खूनी विद्रोहों को जन्म देगा। इसलिए 11 नवंबर 1908 को उन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू किया। और ये कानून इतना खास क्यों था? ये कानून कोई दरियादिली नहीं थी, ये एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व। इस कानून ने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने पर लगभग रोक लगा दी। इसने खूट कट्टी जैसी सामुदायिक जमीन की व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी। मतलब जिन अधिकारों के लिए बिरसा मुंडा ने अपनी जान दी थी, उन्हें आखिरकार कानूनी जामा पहनाया गया। ये उल-गुलान की सबसे बड़ी और सबसे स्थायी जीत थी। तो बिरसा मुंडा की विरासत आज भी उस कानून के रूप में जिंदा है? उस कानून के रूप में भी